अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान उमर जावेद प्रोग्राम जुर्म जाम के साथ। लाहौर पुलिस की जानिब से बुलंदोबांग दावे किए जाते हैं कि कब्ज़ा माफिया के ख़िलाफ़ बिला इम्तियाज़ कार्रवाई की जा रही है और जो मुस्तहिकीन हैं और जिनके साथ मसले चल रहे हैं उनके घरों को, उनकी दुकानों को खाली करा कर पुलिस जो है वो वापस दिलवा रही है। और उनकी प्रेस रिलीज में पढ़ें तो उसके अंदर उन्होंने अपनी तारीफ़ों के पुल बांधे होते हैं कि अरबों रुपए की प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो वापस दिलवाई जाती हैं। लेकिन लाहौर के ही इलाके निश्तर कॉलोनी में एक मरला दुकान के ऊपर अरसा दराज से मोहल्लेदार ने कब्जा किया हुआ था और दुकान का मालिक जब किराए का तकाजा करता था या दुकान खाली करने का तकाजा करता था तो मुलजिमान आगे से धमकियां वगैरह दे के उसको चुप करा देते थे। और बात इस नहज तक पहुंची कि मुलजिमान ने दुकान के मालिक को सरे बाजार गोलियां मारकर कत्ल कर दी और मकतूल के इलाके वाले जो हैं वो भी मुलजिमान से खौफज़दा हैं, वो भी सामने नहीं आ रहे, जबकि मुद्दई जो हैं उनको भी इंसाफ होता दिखाई नहीं दे रहा। कई रोज़ गुजर जाने के बावजूद भी इनके मुताबिक ना तो मुलजिमान को पुलिस पकड़ने की कोशिश कर रही है और ना ही इनको इंसाफ दिलवाने के लिए जो ज़रूरी इक़दाम हैं वो उठाए जा रहे हैं। मकतूल के बेटे जो कि मुद्दई भी हैं और ऐनी शाहिद भी हैं वाक़े के, वो हमारे साथ मौजूद हैं। उनकी अहलिया और दीगर अज़ीज़ वकार मौजूद हैं और कुछ मोहल्लेदार मौजूद हैं जो हिम्मत करके इस सारे वाक़े के बारे में कुछ बताना चाहते हैं। सबसे पहले मुद्दई से गुफ्तगू करते हैं जो कि उनका सगा बेटा भी है और ऐनी शाहिद भी है। आपका नाम क्या है? अली रज़ा। अली, क्या करते हो आप? नाइयों का काम। नाई कटिंग वगैरह भी करते हो और खाना वगैरह भी करते हो? और कहाँ पे ये आपका काम है, किस इलाके में? यही इस इलाके में, देवकला में। हाँ जी। और जो दुकान का मसला है वो दुकान कहाँ पे और कितनी जगह है? दुकान बिल्कुल करीब ही साथ ही है। कितनी जगह है दुकान की? आधा मरला जगह। आधा मरला? हाँ जी। कितनी मालियत होगी उसकी? कितने की होगी? समझ 5-6 लाख रुपए। 5। ये आपके वालिद ने दुकान किसको किराए पे दी थी? हाशिम को। हाशिम कौन है? हाशिम ये सामने हमारा हमसाया है। हमसाया आपका मोहल्लेदार? हाँ जी, बिल्कुल। पहले दी थी? 18 साल। और 18 साल से किराए के ऊपर ही वो कुछ भी नहीं, कोई किराया वगैरह कुछ नहीं लिया हमने उससे, वैसे दी थी। उसने कहा था हमने अपनी दुकान बनानी है और आप 1 महीने के लिए हमें एक दुकान दे दें, जब हाँ अपनी बना लेंगे आपकी छोड़ देंगे दुकान। अब्बू ने बोला ठीक है, तुम मोहल्लेदार हो, हमसाए हो, चलो कोई बात नहीं, रख लो। ये बात हुई है। बाद में जब किराए की बात की है, किराया भी नहीं दिया। जब छोड़ने की बात की है, आजकल ऐसे करते करते 18 साल गुजर गए। तो 18 साल के बाद जब ये अब छोड़ने की बात की अब्बू ने बोला चलो कुछ चंद लोग मोहल्ले वाले इकट्ठे करते हैं और बैठकर हम पंचायत में बात करेंगे, जो फैसला होगा तुम मंजूर कर लेना। ये बात हुई, इतवार का टाइम था, ठीक है। इतवार बात की है, मंगल वाले दिन आकर उसने दुकान पर 11:30 बजे फायरिंग शुरू कर दी। तीन लोग आए थे, 2 ने मुंह अपने छुपाए हुए थे, हाशिम ने वैसे ही आके फायरिंग शुरू कर दी है। 4 फायर मारे, कोई बात नहीं की, कुछ नहीं पूछा, सिर्फ आकर सीधी फायरिंग शुरू की है। 4 फायर मारे उसने और मार कर भाग गए। आप उस टाइम अपने वालिद? मैं वालिद के साथ दुकान पर था। अब्बू काम कर रहे थे और मैं पास खड़ा था। तो ये जब उसने फायरिंग की उससे पहले कोई तलखलामी हुई? कुछ भी नहीं, कोई बात नहीं हुई, सिर्फ आया आकर फायरिंग शुरू कर दी है। 18 साल से वो अगर आप लोगों की दुकान के ऊपर काबिज था और किराया भी नहीं दे रहा था, आप लोगों ने पुलिस से रब्ता किया, कोई दरखास्त वगैरह दी मुलजिम के खिलाफ? नहीं। क्यों? वैसे ये उसके अब्बू से बात करते थे, वो बोलता था यार मोहल्लेदार हैं, लड़ाई झगड़ा क्यों करना है, जैसे हमने लिया वैसे हम छोड़ देंगे। बस आजकल ऐसे करते करते ये बात इस हद तक आ गई है, पता नहीं लगा। तो जब आप लोग दुकान खाली कराने के लिए ये हाशिम जिसको मुलजिम करार दे रहे हैं, जब आप दुकान खाली करने के लिए इससे बात करते थे, ये क्या कहता था, इसके वालिदैन क्या कहते थे? जैसे आप कह रहे हैं कि यही बोलता था यार छोड़ देंगे, कोई बात नहीं, छोड़ देंगे। जब इसके अब्बू के पास जाते थे वो भी ये बात करता था, छोड़ देंगे, आपकी ये हमने क्या करनी है, हमने कौन सा कब्जा किया है, सिर्फ ये बात। तो जो पंचायत वगैरह होने, पंचायत तो अभी बैठनी थी ना इतवार को, उसने मंगल वाले दिन ये काम किया है। आपके वालिद काफ़ी अरसे से आप लोग इस इलाके में करते? हाँ जी, काफ़ी अरसे से इधर ही हैं। तो जब आप लोगों के मोहल्लेदारों को पता चला कि ये मसला चल रहा है तो किसी ने आप लोगों की मदद करने की कोशिश नहीं की? किसी ने उनको समझाया वगैरह नहीं? सिर्फ अब्बू उनसे ये बात करते यार पंचायत बैठनी है, आपने आना है। मोहल्ले वालों से, कुछ लोगों से उन्होंने बोला ठीक है इतवार को हम आ जाएंगे। इतवार का दिन भी नहीं आया। ये पहली दफा था कि पंचायत होनी थी? इससे पहले कभी पंचायत? इससे पहले अब्बू ने खुद ही बात की थी, कई बार अब्बू ने खुद ही बात की थी, लेकिन अब पंचायत की बात की थी। जब पंचायत की बात की है तो उसने ये हरकत की है कि ये पंचायत बैठेगी, जो फैसला होगा मंजूर करना पड़ेगा।
इसी वजह से आकर उसने ये काम किया है। मुलजिम के घर में कितने लोग हैं, कितने बहन भाई वगैरह, बच्चे वगैरह कितने हैं? मुलजिम के घर के वो 5 भाई थे, एक फोत हो गया बड़ा, और अब 4 भाई थे। वो 4 भाई 3 बहनें थी उसकी। तो 4 वो कुएं पे आया सिर्फ हाशिम था या और भी कोई घर वाले आए? सिर्फ हाशिम था, दो साथी उसके साथ और थे। उनको नहीं आप पहचानते? नहीं, उन्होंने मुंह छुपाए हुए थे। और उसके बाद क्या किया जब उन्होंने फायरिंग की? आप भी साथ थे, आप पे नहीं फायरिंग वगैरह? हम पे कुछ नहीं किया, सिर्फ अब्बू को मारा है, मारकर भाग गए। ठीक, आप अस्पताल वगैरह लेके अस्पताल गए, मेरे मामू आए हैं, उन्होंने अब्बू को उठाया है, अब्बू को उठाकर बाइक के ऊपर बैठाया उन्होंने, और अब ये पूछा किसने मारा है, कौन आया था, वो मामू पूछ रहे थे। मैंने बोला मैं हाशिम आया था। ठीक है, हॉस्पिटल गए हैं, जर्नल के बाहर अब्बू ने दम तोड़ दिए। पुलिस को फ़ोन किया, पुलिस वाले आए, उसने मौका वारदात सब देखा है, देखकर चली गई। दोबारा आज 12-13 दिन हो चुके हैं, पुलिस वाले बात ही नहीं सुन रहे, इधर भी नहीं आए। मौका देखने नहीं आए? मौका देखने आए थे, उसके बाद नहीं आए, एक बार भी नहीं आए। हम 2-3 दफ़ा गए हैं, उन्होंने उधर भी बात नहीं सुनी। कोई मसला, पुलिस कोई मदद नहीं कर रही हमारी किसी हवाले से भी। तो आपने मुकदमा कितने लोगों के खिलाफ दर्ज कराया? कितने नामजद? कितने नामजद? 3 2 एक ना, हाँ एक तो मतलब 3 आए थे ना, एक नामजद है, 2 नाम मालूम है जी, ऐसे ही। हाशिम एक है। आप थाने जाते हैं, पुलिस से पूछते हैं, वो क्या कहती है? कुछ भी नहीं, बात नहीं सुनती हमारी। अभी सर नहीं आए, तो शीशी नहीं आए, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, हम जलील होकर घर आ जाते हैं। और जो मुलजिम जैसे आप कह रहे हैं कि सामने वाले घर में रहता है, तो उसके भाई वालिद वगैरह वो सारे उधर पिछली गली में रहते थे, इधर हाशिम रहता था। किसी को पकड़ा पुलिस ने? कभी तक किसी को भी नहीं पकड़ा। यहाँ भी रह रहे हैं? नहीं, अभी तो इधर कोई भी नहीं है, सारे घर वगैरह छोड़ के सारे चले गए हैं। कोई नहीं पता किधर गए? किसी को भी कोई मालूम नहीं है वो किधर है किधर नहीं, किसी को पता। किसी ने आपको राब्ता किया या कोई धमकिया वगैरह दोबारा? वो एक दफ़ा इधर आए हैं, तकरीबन रात 10:30 का टाइम था। वो आए, हम अंदर बैठे थे, उन्होंने आकर वो ताला खोलने की कोशिश की है। कहाँ का? ये वाला सामने का घर का? हाँ जी। अच्छा। ताला खोल रहे थे, हम बाहर गए, हमने पूछा यार क्या कर रहे हो, किधर आए हो? ये बात एक नाल उसके 4-5 जने थे वो। जब हमने 15 पे कॉल की है कि सर ये मसला हो रहा है, वो कुछ भी नहीं, कुछ नहीं समझा। पुलिस नहीं आई? नहीं आई, पुलिस भी नहीं आई, वो भी लोग चले गए हैं। ये आपकी वालिदा? हाँ जी, ये मेरी वालिदा। आप उस टाइम कहाँ पे मौजूद थी जब ये वकूआ हुआ? घर पे। घर पे थी। आपके शौहर ने कभी आपको बताया था कि ऐसे इन लोगों से कोई खतरा हो सकता है या ये इस तरह के लोग हैं कि इनको नुकसान पहुंचा सकते हैं किसी को? नहीं, कभी कोई बात नहीं? कभी कोई गल नहीं हुई इस बारे च। दुकान के बारे में वो क्या कहते थे? बस यही कहा कि इतवार ਨੂੰ पंचायत बहनी, पंचायत इकट्ठी करनी तो अपनी दुकान फारग हो जाएगी, सिर्फ इन्नी गल ही हुई। मैं कहा चलो ठीक है, तुसीं भालो जी निभाना। ਤੇ ਇਤਵਾਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦੁਕਾਨ ਲਈ ਸੀ ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਨੇ ਹਾਸ਼ਿਮ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਦੁਕਾਨ ਅਸੀਂ। ਉਹ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਬੜੀ ਦੇਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਕਰਮ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦੇ, ਖਾਲੀ ਕਰ ਦੇ। ਅੱਛਾ ਭਾਜੀ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਅੱਬੂ ਤੇ ਗੱਲ ਆ ਗਈ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਚਾਚਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਦੁਕਾਨ ਫਾਰਗ ਕਰੋ। ਅੱਛਾ ਅੱਜ ਕਰਨੇ, ਕੱਲ ਕਰਦੇ। ਉਹਨੇ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਫਿਰ ਹਾਸ਼ਿਮ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਤਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤ ਬਾਣੀ, ਤੇ ਹਾਸ਼ਿਮ ਨੇ ਫਿਰ ਆਣ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨਾ ਹੋਏਗਾ, ਨਾ ਪੰਚਾਇਤ ਪਾਏਗਾ। कितने अर्से पहले ਤੁਹਾਡੀ शादी हुई थी? कितने बच्चे ने? मेरे 5 बच्चे। शादीशुदा सारे छोटे की? एक बेटी शादीशुदा, बस एक तो छोटी। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਇਲਾਵਾ ਕੌਣ ਕਫੀਲ ਹੈ ਘਰ ਦਾ? बस अली रजाई ਇਹੀ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੱਲਾ? हाँ जी। ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੌਹਰ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਤਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਟਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ ਗਿਆ, ਸਾਰੇ ਫਰਾਰ ਨੇ, ਕੀ ਕਹੋਗੇ? बस ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਫੜੇ ਜਾਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਘਰ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫਾਂਸੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਨੀ ਦੇਰ ਸਾਨੂੰ ਸਕੂਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਉਹਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਨਾ ਹੋਈ। ਸਾਡਾ ਉਹੀ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਉਹੀ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਨੇ। ਅਲੀ ਰਜ਼ਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਥਾਣੇ ਜਾਂਦਾ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ? ਹਾਂਜੀ, ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹ ਬੱਚਾ ਹੈਗਾ, ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਕੋਈ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਰਵਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਜਾਵੇ ਆਵੇ। ਸ਼ੌਹਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਖਦਸ਼ਾ ਵਗੈਰਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਕੌਣ ਨੇ, ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਲੋਕ ਨੇ ਕਿ ਕਤਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਹਾਲੇ ਫੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ? ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ। ਇੱਥੇ ਅਰਸਾ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਆਣ ਜਾਣ ਹੈਗਾ? ਹਾਂਜੀ, ਆਣ ਜਾਣ ਹੈਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਆਣ ਜਾਣ, ਇੱਧਰ ਵੀ ਆਣ ਜਾਣ ਸੀ। ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਕਦੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਜ ਕਰ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਇੰਜ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪ ਆਪਣਾ ਅਸੀਂ ਆਪ ਕਰਦੇ, ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ, ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਬਾਜੀ ਜਦੋਂ ਇੰਨੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਅਲੀ ਰਜ਼ਾ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ? ਇੰਨੇ ਅਰਸੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਦੁਕਾਨ ਹੀ ਖਾਲੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਕਿਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਕੋਈ ਅੱਬੂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਹਮਸਾਏ ਹੈਗੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ, ਭੈਣ ਭਰਾ ਬੈਠੇ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਵੇ।
ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਵੋ ਉਦੋਂ ਖਾਲੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਤਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਅੱਜ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਦਿਨ ਨਾ ਦੇਖਣਾ ਪੈਂਦਾ? ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਤੇ ਲੱਗਦਾ, ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਚਲੋ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਭੈਣ ਭਰਾ ਬੈਠੇ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਪਛਤਾਵਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਇਤਲਾਹ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦਿਨ ਨਾ ਦੇਖਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਤਾਲੁਕ ਹੈ ਜੀ ਮਕਤੂਲ ਨਾਲ? ਸਰ ਮੇਰਾ ਵੱਡਾ ਭਾਈ ਸੀ। ਵੱਡੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਐਸੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੀ, ਦੁਕਾਨ ਵੀ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਭਰਾ ਨੂੰ ਵੀ ਕਤਲ ਕਰਤਾ, ਮੁਲਜ਼ਮਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਫੜੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਕੌਣ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਕੌਣ ਲੋਕ ਨੇ, ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ? ਸਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਨਾਂ ਲਈਦਾ ਸੀ ਸਰ, ਅੱਜ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਕੱਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਸਰ। ਸਾਡਾ ਨਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਤਲਕ ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਪੈ ਜਾਏਗੀ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਅੱਬੂ ਨੂੰ ਮੈਂ 2-3 ਦਫਾ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਅੱਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ। ਤੇ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਸਾਂ, ਮੈਂ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਫੈਕਟਰੀ ਜਾਣਾ ਹਾਂ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਹਾਂ, ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਕੰਮ ਘਰ ਦਾ ਹੈਂਡਲ ਉਹ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਸਰ 2-3 ਦਫਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਬਾਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਮੁਲਜ਼ਮਾਨ ਹੀ ਫੜੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਇਹਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਸਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਫੜੇ ਜਾਂਦੇ ਸਰ, ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ ਪਿਆ। ਤੇ ਸਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋਈ ਸਰ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਸਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਾਡਾ ਸਰ ਸਾਰੇ ਇਹੋ ਸਾਡਾ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਇਹੋ सर नहीं रहा। सही। आप मकतूल के वर्षा की गुफ्तगू सुन रहे हैं कि कई रोज़ गुजर जाने के बावजूद भी पुलिस जो है वो मुलज़मान को गिरफ्तार नहीं कर रही और 18 साल से दुकान के ऊपर कब्ज़ा किया हुआ था। कुछ इनकी गलती कि इन्होंने पुलिस को इतला नहीं दी, लेकिन मुलज़मान ने बिल आखिर उस आधा मरला दुकान की खातिर 5 बच्चों के बाप को कत्ल कर दी। कुछ मोहल्लेदार भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि कोई गवाही भी नहीं दे रहा, जिन्होंने आंखों से ही कत्ल होता देखा है वो भी नहीं इस हवाले से बता रहे और पुलिस भी कुछ नहीं कर रही। मोहल्लेदारी इस हवाले से और इन लोगों के बारे में क्या राय रहता है जानते हैं। जिस जगह पे ये वाकया पेश आया उसके बिल्कुल सामने एक परचून की दुकान है जहां से लोग उस टाइम सामान वगैरह भी खरीद रहे थे, लेकिन वो भी गवाही देने को तैयार नहीं और दीगर मोहल्लेदार भी मुलज़मान के हवाले से जो है वो बात करने को तैयार नहीं है। लेकिन एक मोहल्लेदार हमारे साथ मौजूद हैं जो इस सारे वाकये के ऊपर अपना मौक़िफ़ देना चाहते हैं, उनसे जानते हैं। आपका नाम? माजिद हुसैन। माजिद, क्या करते हैं? मैं ड्राइवर हूँ सर, प्राइवेट ड्राइवर। जब ये वकूआ हुआ उससे पहले कभी आपको पता था कि कोई इनकी आपस में लड़ाई झगड़ा चल रहा है या इस नहज तक बात जा सकती है, इन लोगों के हवाले से कोई ऐसी चीज़ थी? नहीं सर, ऐसे तो नहीं था, क्योंकि दुकान का इनका मसला था। 2-4 मरतबा पता चला कि इनकी बैठक थी, परे थी, लेकिन इस तरह को कोई वाक़या हो जाएगा ये इसकी उम्मीद नहीं की जा सकती। जब वकूआ हुआ उस दिन आप कहाँ पे थे? मैं उस दिन शेखपुरा में था सर। आपको क्या पता चला और फिर आके आपने क्या देखा जब वापस आए शेखपुरा से? मैं शेखपुरा में था, मुझे पता चला, मुझे कॉल आई घर से कि इस तरह रियाज भाई को फायर लगे हैं और हाशिम ने फायर मारे हैं। नाम स्ट्रेट फॉरवर्ड नाम लिया उसका, हाशिम ने फायर मारे हैं और वो भाग गया है और उसको लेके हॉस्पिटल गए हैं, लेकिन वो हॉस्पिटल से जाने से पहले ही उसकी डेथ हो गई। जहाँ पे ये वकूआ पेश आया, आप लोगों का छोटा सा बाजार है, दुकानें वगैरह भी हैं, परचून की दुकान भी सामने ही है, क्यों ये लोग पुलिस को अपना बयान नहीं दे रहे कि किसने मारा है और क्यों इस तरह से पीछे रह रहे हैं, इसकी क्या वजह? सर वो बहुत सारे लोग हैं, थोड़े से। कौन लोग हैं वो? उनका तल्लक MP MNA तक है सर, उनके अपने वकील हैं, सारा मामला। तो ये माड़े हैं, गरीब हैं, इनके साथ कोई नहीं चलने के लिए तैयार नहीं। आपको लगता है कि अगर कोई बंदा कत्ल होता है तो उसमें MP MNA जो है वो उनकी मदद करेंगे कातिलों की? सर माशरा ही है सर, मदद नहीं करेंगे तो माशरा है, नज़र आ रहा है सर। पुलिस वाले आज 10 दिन हो गए, 11 दिन हो गए हैं सर, एक मरतबा भी मैंने नहीं देखा उनको आए, एक मरतबा पूछने के लिए भी नहीं आए। हालांकि जिस दिन 2-3 दिन बाद उनके लोग आए हैं, रात को तकरीबन 10:30-11 का टाइम था, उनके साथ पुलिस वाले थे सर। अच्छा। पूरे प्रोटोकॉल के साथ आए हैं सर। वो डाला था, हम भागे हैं पीछे डाले का नंबर देखने के लिए, कम से कम हम डाले का नंबर तो बताएं। वो पुलिस वाले लेके अपने साथ इधर आते हैं,
दुकान खोलने की कोशिश की। मैं और मेरा भाई है, चाचे का बेटा, हम भाई निकल आए हैं। जब शोर हुआ तो हमने खुद उनको जाते हुए देखा। सही। तो आपको कोई खतरा नहीं अगर वो इतने बहादुर लोग हैं कि आपका सारा मोहल्ला उनसे डरता है, तो आप लोग क्यों सामने आए? इंसानियत भी कोई चीज़ है, मौत तो एक दिन आनी है। एक जुल्म हुआ, जुल्म की इंतहा हुई। और आपको लगता है कि इन लोगों को इंसाफ मिलेगा, कातिल पकड़े जाएंगे जिनके ये लोग नाम ले रहे हैं? जैसे चल रहा है ना सर, मुझे नहीं लगता, क्योंकि पुलिस वाले कोई बात नहीं सुन रहे, कोई मोहल्ले से भी साथ नहीं है, कोई बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। किसी से भी बात करके देख लो, वो भागे कहीं सर, सामने नहीं आएंगे। बहुत शुक्रिया। आप बरदर की गुफ्तगू भी सुन रहे थे। ये हमारा अलमिया है कि हमारे सामने अगर कोई जुर्म होता है तो हम अपनी आंखें बंद कर लेते हैं और उस जुर्म का इर्तिकाब होने भी देते हैं और उसके खिलाफ गवाही भी नहीं देते, जिसकी वजह से जुर्म कम होने की बजाय बढ़ते जा रहे हैं। इस केस के ऊपर माहिर नफ्सियात और दीगर माहिरीन क्या राय रखते हैं वो भी जानने की कोशिश करें। अभी जब मुद्दईयों से बात हुई तो मुद्दई कहते हैं कि पुलिस जो है वो इस हवाले से कोई भी इकदाम नहीं कर रही कि मुल्ज़िमान को गिरफ्तार कर सके और इनके साथ भी कोई ताबुन नहीं कर रही। पुलिस से कोई आपका रब्ता हुआ? तफ्तीशी अफसर इस हवाले से क्या कहता है, कहाँ तक तफ्तीश पहुँची है? जी उमर भाई, तफ्तीशी से मेरी बात हुई है कि वो ये कहता है कि इन लोगों ने इंटरम कराई हुई है। अच्छा। जिसकी वजह से वो अभी तक जो है ना तो शामिल तफ्तीश हुए हैं तो और ना भी यानी कि ये प्रोसेस आगे बढ़ सका है। लेकिन इसमें इंतहाई अफसोसनाक बात यह है कि अगर पुलिस चाहती तो बर वक्त पकड़ा जा सकता था, क्योंकि ये तो इन्हें उसी वक्त पता था कि ये सामने कातिल जो बिल्कुल आमने सामने रहते हैं, ये यानी जगह इनकी आमने सामने एक जगह पर रहते हैं। लेकिन ये अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि पुलिस की इसमें जो नाअहली ज़रूर है। एक तो ये कि उस पर फिर जो एफआईआर मकतूल के बेटे की तरफ से दर्ज हुई है उस पर एफआईआर पे नाम ही टेलीफोन नंबर ही किसी और का दिया गया है। ये आपके इस इलाके में मॉडल टाउन डिवीजन के अंदर ज़्यादातर एफआईआर के ऊपर नंबर गलत लिख रहे हैं, कुछ चेक करने की कोशिश की? इसकी क्या वजह कि एफआईआर पर नंबर क्यों गलत दिख रहे हैं? हाँ उमर भाई, ये पुलिस की नाअहली कह लें इसमें कि एक इतना बड़ा इंसिडेंट है कि एक बंदा कत्ल हो रहा है, ख़ास तौर पर ये कत्ल की जो एफआईआर उसमें ये नंबर जो है पुलिस वाला ये इससे साफ ज़ाहिर होगा दीदा दनसा गलत देते हैं या देते ही नहीं है। जो कि यही हुआ कि अली रज़ा की जगह पे जो है नंबर इनका आना चाहिए था, किसी थर्ड पर्सन का दिया। वो बंदा कहता है जी मैं तो इसमें हूँ ही नहीं, मेरा तो कोई मीटर वगैरह। रोज़ कबल भी आपने एक ऐसे ही कुएं का बताया था, वो कौन सा वाकया था? उसमें भी एफआईआर का नंबर गलत दिखा हुआ था। वो भी काने का इलाका था, उसमें भी एक मर्डर हुआ था, उसमें भी नंबर किसी का गलत दिया था। उसके अलावा एक नश्तर कॉलोनी में ख्वाजा सरा कत्ल हुआ था, उसमें एफआईआर का में नंबर ही नहीं दिया था। इसमें जो अब तक ये अपनी नाअहली तो नहीं छुपा रहे कि इतने कत्ल हो रहे हैं और पुलिस किसी भी मुलजिम को नहीं पकड़ पा रही? हाँ जी बिल्कुल। ये आपने मुद्दईयों की गुफ्तगू सुनी। उनका मानना यह है कि मुल्ज़िमान जो इंतहाई बाअसर हैं और पुलिस जो है उनको गिरफ्तार करने के लिए कोई भी कोशिश नहीं कर रही। हमारे नुमाइंदे ज़फ़र इकबाल से हमारे साथ मौजूद हैं जो ना सिर्फ मौके पर उस दिन आए थे बल्कि तफ्तीश के अंदर तफ्तीश के मराहिल से गुजर रही है, वो इसको वक्तन फ़वक्तन चेक भी करते रहते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। ज़फ़र साहब, एक तो वक्त के लिए बहुत शुक्रिया। ये वक़ूआ पेश आया, आप यहाँ पे खुद आए, आपने क्या देखा, ज़रा तफसीलन सारा बताइएगा। उमर भाई, ये तकरीबन कोई आज से 10-15 रोज़ पहले की बात है कि तकरीबन 11 साढ़े 11 बजे इतला मिलती है कि दिन को कि रियाज नामी शख्स जो कि अपने दुकान हमाम बनाया हुआ था वहाँ बैठा हुआ था, तो कोई शख्स आए, उस वक्त नामालूम थे कि आए और वो फायरिंग से कत्ल करके फ़रार हो गए। हम मौके पे आए तो पता लगा कि ज़ख्मी होने वाले को जनरल अस्पताल ले जाया गया, लेकिन ज़ख्मी जो है वो जनरल अस्पताल पहुँचने से पहले ही दम तोड़ गया।
जिसके बाद मुद्दई जो रियाज है मकतूल, उसके बेटे अली रज़ा ने मुकदमा दर्ज करवाया जिसमें एक नामजद और 2 नामालूम है। और वजह कत्ल जो बाद में पता लगी वो ये थी कि ये तकरीबन कोई आधे मरले की दुकान है जो कि मकतूल ने किराए पे जो कातिल है उसके भाई को दी हुई थी। तो उसके बाद इनका ये बात चल रही थी खाली होने की कि ना तो वो खाली कर रहे थे कातिल और ना किराया दे रहे थे 18-20 साल से। अभी जब मुद्दइयों से बात हुई तो मुद्दई कहते हैं कि पुलिस जो है वो इस हवाले से कोई भी इकदाम नहीं कर रही कि मुलजमान को गिरफ्तार कर सके और इनके साथ भी कोई ताबुन नहीं कर रही। पुलिस से कोई आपका रब्ता हुआ? तफ्तीशी अफसर इस हवाले से क्या कहता है, कहाँ तक तफ्तीश पहुँच गया? जी उमर भाई, तफ्तीशी से मेरी बात हुई है कि वो ये कहता है कि इन लोगों ने इंटरम कराई हुई है। अच्छा। जिसकी वजह से वो अभी तक जो है ना तो शामिल तफ्तीश हुए हैं तो और ना भी यानी कि ये प्रोसेस आगे बढ़ सका है। लेकिन इसमें इंतहाई अफसोसनाक बात यह है कि अगर पुलिस चाहती तो बर वक्त पकड़ा जा सकता था, क्योंकि ये तो इन्हें उसी वक्त पता था कि ये सामने कातिल जो बिल्कुल आमने सामने रहते हैं, ये यानी जगह इनकी आमने सामने एक जगह पर रहते हैं। लेकिन ये अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि पुलिस की इसमें जो नाअहली ज़रूर है। एक तो ये कि उस पर फिर जो FIR मकतूल के बेटे की तरफ से दर्ज हुई है उस पर FIR पे नाम ही टेलीफोन नंबर ही किसी और का दिया गया है। ये आपके इस इलाके में मॉडल टाउन डिवीजन के अंदर ज़्यादातर FIR के ऊपर नंबर गलत लिख रहे हैं, कुछ चेक करने की कोशिश की, इसकी क्या वजह कि FIR पे नंबर क्यों गलत दिख रहे हैं? हाँ उमर भाई, ये पुलिस की नाअहली कह लें इसमें कि एक इतना बड़ा इंसिडेंट है कि एक बंदा कत्ल हो रहा है, ख़ास तौर पर ये कत्ल की जो FIR उसमें ये नंबर जो है पुलिस वाला ये इससे साफ ज़ाहिर होगा दीदा दनसा गलत देते हैं या देते ही नहीं है। जो कि यही हुआ कि अली रज़ा की जगह पे जो है नंबर इनका आना चाहिए था, किसी थर्ड पर्सन का दिया। वो बंदा कहता है जी मैं तो इसमें हूँ ही नहीं, मेरा तो कोई मीटर वगैरह। रोज कबल भी आपने एक ऐसे ही कुएं का बताया था, वो कौन सा वाकया था? उस पर भी FIR का नंबर गलत दिखा हुआ था। वो भी काने का इलाका था, उसमें भी एक मर्डर हुआ था, उसमें भी नंबर किसी का गलत दिया था। उसके अलावा एक नश्तर कॉलोनी में ख्वाजा सरा कत्ल हुआ था, उसमें FIR का में नंबर ही नहीं दिया था। इसमें जो अब तक तो ये अपनी नाअहली तो नहीं छुपा रहे कि इतने कत्ल हो रहे हैं और पुलिस किसी भी मुलजिम को नहीं पकड़ पा रही? हाँ जी बिल्कुल। ये तो इस केस के अंदर मुलजिम ये भी कहते हैं, मुद्दई ये भी कहते हैं कि मुलजिम बड़े बासर है, तो आपने पुलिस से पूछा कि कौन लोग हैं वो, कैसे बासर हैं? बिल्कुल उमर भाई, इसमें हमारी कुछ लोगों से इसी जगह पे के जो रहायशी लोग हैं उनसे भी बात हुई है कि ये जो मकतूल था ये गरीब आदमी था, इसका हमाम था, और जो मुलजम है वो बासर लोग हैं जिनके के सियासी तौर पे भी। और जब आपने पुलिस से पूछा कि वो इंटरम पे है, पुलिस ने आपको बताया कि वो इंटरम पे है, तो कैंसिल कराने के लिए कोई इकदाम कर रही है पुलिस? नहीं, पुलिस का इसमें कोई जवाब नहीं था जी। अभी तो पुलिस ये कह रही है अभी तो वो हमारे पास शामिल तफ्तीश ही नहीं होती। इससे साफ जाहिर हो रहा है कि जो अभी तक इंटरम करा के भी शामिल तफ्तीश नहीं हो रहे तो वो बासर लोग हैं और पुलिस की नाअहली इसमें ज़रूर शामिल है। बहुत शुक्रिया ज़फ़र इकबाल साहब की, आपने गुफ्तगू सुनी। हमारे नफ्सियात इस तरह के वाक़यात रोनुमा होने की क्या वजह बताते हैं और ऐसे वाक़यात के सद्देबाब के लिए क्या इक़दाम करने की ज़रूरत है वो भी जानते हैं। आजकल हमारे माशरे में एक और चीज़ जो है वो बहुत तेज़ी से पनप रही है, वो ये है कि हम बहुत कमज़ोर हैं, हमारा ओपोनेंट जो है वो बड़ा मजबूत है, हम उसको फेस नहीं कर सकते, इसलिए हमारे साथ इंसाफ नहीं होगा। ये सोच की वजह से लोग ना तो पुलिस से रब्ता करते हैं ना ही अपने हक के लिए करते हैं। इसकी क्या वजह है कि लोग खुद से ही ये सोच लेते हैं कि जो उनका ओपोनेंट है वो बहुत मजबूत है, बहुत स्ट्रॉन्ग है, इसलिए उसको फेस नहीं कर पाएंगे? देखिए, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है समझना कि बाज़ औक़ात अपोनेंट मजबूत होता भी है, वो वाकई ही पावर का, स्टेटस का, कंट्रोल का इस्तेमाल कर रहा होता है, जिसकी वजह से वो अपने पावर को एक्सरसाइज कर रहा होता है। यूजुअली ये देखा गया है कि जब कोई पावर को एक्सरसाइज कर रहा होता है तो उसके पीछे भी वो अवामिल शामिल होते हैं, जिसको अक्सर हम कहते हैं कि पावर डायनामिक्स में जो रिसोर्सेज पे कंट्रोल है वो इनडायरेक्टली इंडिविजुअल पे कंट्रोल है कि वो रिसोर्सेज पे पहले कंट्रोल करेंगे तो इनडायरेक्टली वो किसी लोगों पे या अपनी ऑडियंस पे जो है वो जो जिनको टारगेट पॉपुलेशन है उस पे कंट्रोल कर सकेंगे। तो यकीनन एक तो ये सूरत होती है कि वो वाकई ही पावरफुल होता है, जो उनको अप्रीहेंशन लग रही होती है कि जी मैं अगर कोई स्टेप लूँगा तो उसका कोई नतीजा नहीं निकलेगा और मुझे कोई स्टेप लेने की ज़रूरत नहीं है।
सेकेंडली उनकी एक अपनी फियर कह लीजिए, उनकी अपनी सेल्फ इस्टीम या इज़्ज़त नफ्स इतनी नीचे चली गई होती है डिफरेंट अवामिल के रद्द-ए-अमल के तौर पे कि वो कोशिशें करते ही नहीं है, या वो उन्होंने छोटी मोटी अगर कोई कोशिश की भी होती है तो उसका नतीजा चूंकि उनको कोई नज़र नहीं आ रहा होता, कोई उसमें कोई उसका उनको पॉजिटिव रिएक्शन नज़र नहीं आ रहा होता, इसलिए वो मायूस होकर पीछे हट जाते हैं। जिस केस के ऊपर हम प्रोग्राम कर रहे हैं उसके अंदर आधा मरला की दुकान है जिसकी वैल्यू बकौल मुद्दइयों के 4-5 लाख रुपया शायद हो। इसके ऊपर 5 बच्चों के बाप और कई दहाइयों से हमसाये को कत्ल करना किस चीज़ को डिपिक्ट करता है? देखिए, ये बहुत आवाम को और जनरल पॉपुलेशन को समझने की ज़रूरत है कि ये जो अंडरलाइंग एग्रेशन जिसको हम कहते हैं, या अंडरलाइंग एंगर जो डेवलप हो रहा है कौम में, जो किसी न किसी छोटे मसाइल बज़ाहिर हमें लगता है कि वो एक छोटा मसला है, आपने मुद्दइयों की गुफ्तगू सुनी कि आधे मरले की दुकान के पीछे 18 साल से उनके वालिद जो थे वो तकदो कर रहे थे कि उनकी दुकान जो है मोहल्लेदार से वापस ले ली जाए। गो कि उन्होंने सिर्फ हमदर्दी के तहत उसको ये दुकान दी थी ताकि वो अपनी दुकान बना ले और फिर इस दुकान को खाली कर देगा, लेकिन 18 साल से ना तो उसने दुकान खाली की और बिल आखिर जब मामला पंचायतों तक पहुँचा तो उसने पंचायत होने से 2 रोज़ कबल ही इस 5 बच्चों के बाप को इंतहाई बेदर्दी से फायरिंग करके कत्ल कर दिया। माहिर नफ्सियात इस तरह के मुलज़िमों के हवाले से क्या राय रखते हैं? और हमारे माशरे में आजकल अगर आप किसी के साथ भी हमदर्दी या सिला रहमी करने की कोशिश करते हैं तो उसका रिज़ल्ट ये निकलता है और फिर लोग जो हैं वो बड़ा नेगेटिव इस हवाले से सोचना शुरू हो गए हैं। ऐसा क्यों हो रहा है, इसके क्या मुहर्रिकात हैं? ये तमाम चीज़ें जानने के लिए हमारे नफ्सियात डॉक्टर उज़्मा हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। और साहब एक तो वक्त के लिए बहुत शुक्रिया। सबसे पहले ये फरमाइएगा कि हमारे माशरे में एक बड़ा बुनियादी सा असूल था कि लोग दूसरों की मोहल्लेदारों की मदद करने में बहुत यकीन रखते थे, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम इस तरह के इवेंट्स अकर होना शुरू हुए मीडिया के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर नज़र आया कि किसी ने हमदर्दी में कोई काम किया और वो उसके गले पड़ गया, वो उसको उल्टा हो गया। उसकी वजह से ये बड़ी चीज़ कम होती जा रही है, लोग इसके मुतल्लिक बहुत नेगेटिव राय रखना शुरू हो गए। ऐसा क्यों है? देखिए, पहले तो मैं बहुत अप्रिशिएट करूंगी आपके चैनल को कि इस तरह के मसाइल जो दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं आप उन पर बात कर रहे हैं और लोगों में आगाही पैदा कर रहे हैं। इस चीज़ को समझने के लिए हमें एक ह्यूमन साइकोलॉजी या ह्यूमन बिहेवियर को समझना बहुत ज़रूरी है कि आया ऐसा क्यों होता है या उसके पीछे कौन से अवामिल जो हैं वो कारफरमा होते हैं। एक तो ये चीज़ कि जब किसी को कोई प्रॉपर्टी दे दी जाए या कुछ चीज़ दे दी जाए इस्तेमाल के लिए तो कुछ अर्सा अक्सर कहा जाता है कि अगर काफ़ी अरसे उसे इस्तेमाल में रहे तो उसको तकलीफ़ होती है वो रिटर्न करने में, क्योंकि वो बहुत यूज्ड टू हो गया होता है उसके इस्तेमाल के अंदर। लेकिन इसमें लेन देन के मामलों में जो डिस्प्यूट या प्रॉपर्टी के मामले में जो डिस्प्यूट है, ये हम देखते हैं कि बहुत से इसमें जो मेन कुछ चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं उसमें एक तो पावर का कॉन्सेप्ट इसमें, और इसमें उस शख्स की अपनी जहनी हालत, उसकी अपनी पोजीशन कि वो इनसिक्योर फील कर रहा है, वो ये फील कर रहा है कि मुझे ख़तरा है, मेरी सेल्फ इस्टीम को ख़तरा है, या वो जो शख्स उसको दे चुका है जो उसकी राइट है वो राइट पे है और उसके साथ अगेन फिर दोबारा से वो राइट पे होने के बावजूद उसको हक नहीं मिल रहा है, या वो राइट के बावजूद उसको बार बार कह रहा है कि जी मैं राइट पे हूँ और मुझसे बात की जाए या मुझे दिया जाए, तो उसके साथ अगर ज़्यादती होती है तो वो फिर नेगेटिवली बिहेव करता है या उसको रिएक्ट करता है। तो इसमें जब हम सोशल फैब्रिक की बात करते हैं, सोशल फिनोमेनास की बात करते हैं, तो कोई एक चीज़ नहीं है जो एक फिनोमेना को हम जिस तरह से इसको एक्सप्लेन कर पाएँ। उसमें सोसाइटी, इंसान का अपना रवैया और वो बहुत से अवामिल, ये तो यकीनन कानून और अदालत फैसला करेगी कि कौन राइट पे था और कौन रॉन्ग था। लेकिन अक्सर आपने देखा होगा कि लोगों को अगर तजावुज़ात उन्होंने किए होते हैं और उनको कहा जाए तो वो कहते हैं हमारे तो बाप दादा के वक्त से हमें ये तो ऐसे ही मिली और हम इसको ऐसे ही इस्तेमाल करते आए हैं, तो वो भी राइट पे होते हैं और दोनों पार्टीज़ एट टाइम्स लग रही होती हैं कि वो दोनों एक ही पॉइंट पे हैं।
तो इसको हमें ये देखना है कि वो चीज़ें कहाँ से शुरू हुई और किस हद तक पहुँच गई, वो सारे अवामिल पीछे कहाँ पे कार फरमा है। डॉक्टर साहब, आजकल हमारे माशरे में एक और चीज़ जो है वो बहुत तेज़ी से पनप रही है, वो ये है कि हम बहुत कमज़ोर हैं, हमारा ओपोनेंट जो है वो बड़ा मजबूत है, हम उसको फेस नहीं कर सकते, इसलिए हमारे साथ इंसाफ नहीं होगा। ये सोच की वजह से लोग ना तो पुलिस से रब्ता करते हैं, ना ही अपने हक के लिए करते हैं। इसकी क्या वजह है कि लोग खुद से ही ये सोच लेते हैं कि जो उनका ओपोनेंट है वो बहुत मजबूत है, बहुत स्ट्रांग है, इसलिए उसको फेस नहीं कर पाएंगे? देखिए, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है समझना कि बाज़ औक़ात अपोनेंट मजबूत होता भी है, वो वाकई ही पावर का, स्टेटस का, कंट्रोल का इस्तेमाल कर रहा होता है, जिसकी वजह से वो अपने पावर को एक्सरसाइज कर रहा होता है। यूजुअली ये देखा गया है कि जब कोई पावर को एक्सरसाइज कर रहा होता है तो उसके पीछे भी वो अवामिल शामिल होते हैं, जिसको अक्सर हम कहते हैं कि पावर डायनामिक्स में जो रिसोर्सेज पे कंट्रोल है वो इनडायरेक्टली इंडिविजुअल पे कंट्रोल है, कि वो रिसोर्सेज पे पहले कंट्रोल करेंगे तो इनडायरेक्टली वो किसी लोगों पे या अपनी ऑडियंस पे जो है वो जो जिनको टारगेट पॉपुलेशन है उस पे कंट्रोल कर सकेंगे। तो यकीनन एक तो ये सूरत होती है कि वो वाकई ही पावरफुल होता है, जो उनको अप्रीहेंशन लग रही होती है कि जी मैं अगर कोई स्टेप लूँगा तो उसका कोई नतीजा नहीं निकलेगा और मुझे कोई स्टेप लेने की ज़रूरत नहीं है। सेकेंडली, उनकी एक अपनी फियर कह लीजिए, उनकी अपनी सेल्फ इस्टीम या इज़्ज़त नफ्स इतनी नीचे चली गई होती है डिफरेंट अवामिल के रद्द-ए-अमल के तौर पे कि वो कोशिशें करते ही नहीं है, या वो उन्होंने छोटी मोटी अगर कोई कोशिश की भी होती है तो उसका नतीजा चूंकि उनको कोई नज़र नहीं आ रहा होता, कोई उसमें कोई उसका उनको पॉजिटिव रिएक्शन नज़र नहीं आ रहा होता, इसलिए वो मायूस होकर पीछे हट जाते हैं। जिस केस के ऊपर हम प्रोग्राम कर रहे हैं उसके अंदर आधा मरला की दुकान है जिसकी वैल्यू बकौल मुद्दइयों के 4-5 लाख रुपया शायद हो। इसके ऊपर 5 बच्चों के बाप और कई दहाइयों से हमसाये को कत्ल करना किस चीज़ को डिपिक्ट करता है? देखिए, ये बहुत आवाम को और जनरल पॉपुलेशन को समझने की ज़रूरत है कि ये जो अंडरलाइंग एग्रेशन जिसको हम कहते हैं, या अंडरलाइंग एंगर जो डेवलप हो रहा है कौम में, जो किसी न किसी छोटे मसाइल बज़ाहिर हमें लगता है कि वो एक छोटा मसला है, लेकिन उस शख्स के लिए वो बहुत मसला बड़ा है जो रिएक्ट कर रहा है। तो ये अंडरलाइंग जिसको हम अक्सर कहते हैं कि जी वॉयलेंट एक्ट की सूरत में हमें सामने मिलते हैं, ये वो अंडरलाइंग एग्रेशन है जो यूजुअली लोगों के अंदर जिसको हम अक्सर एक मिसाल देते हैं कि जो आखिरी पानी की बूंद से गिलास जो है वो छलक गया, तो वो आखिरी बूंद जो है वो इसी तरह के इंसिडेंट्स और कॉन्फ्लिक्ट्स बनते हैं जो उसके अंदर ही अंदर डेवलप हो रहे हैं। अब वो एग्रेशन जो उसके अंदर डेवलप हो रहा है वो उसकी अपनी जो है, फॉर एग्जांपल फाइनेंशियली उसका जो है स्टेटस इतना बेहतर नहीं है, वो फाइनेंशियली भी डिस्टर्ब है, उसको फाइनेंसेस, उसके अपने फैमिली के कॉन्फ्लिक्ट्स भी हैं, और सबसे बड़ी बात कि उसने ये देखा हुआ है वक्त के साथ साथ जो ह्यूमन साइकोलॉजी में हम देखते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट्स को ऐसे ही रिजॉल्व किया करते हैं। उसने अपने घर के माहौल से, इर्द गिर्द के एनवायरनमेंट से कि मैं ऐसे ही रिएक्ट करूंगा और मैंने उसको एग्रेसिवली ही डील करना है तो मामलात ऐसे ही हल हो जाया करते हैं, और एक एग्रेशन में, मारपीट में, वॉयलेंस में वो चीज़ें उसको रिजॉल्व होती भी नज़र आती हैं। तो ये एक लर्न फिनोमेना भी होता है कि एग्रेशन आपके अंदर होता है, और वक्त के साथ साथ जो और अगेन एक ब्रेन, आपके जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं, ब्रेन आप अफेक्ट होता है इन सब चीज़ों से। तो हम इसको कहते हैं कि लर्न बिहेवियर, आपकी अपनी पर्सनैलिटी और आपका जो बायोलॉजिकल मेकअप है, ये सब चीज़ें मिल के आपके एक रिएक्शन को जन्म लेते हैं। वेरी प्रिसाइजली स्टेट के ऊपर से लोगों का एतबार उठता जा रहा है, आपसी ताल्लुकात के ऊपर से उठता जा रहा है, और जो सोसाइटल नॉर्म्स हमारे थे उस पर से एतबार उठता जा रहा है। इसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है? देखिए, पहली बात तो ये कि जिस पॉपुलेशन या जिस पॉपुलेशन की हम बात कर रहे हैं कि हम उनको किस तरह बेहतर कर सकते हैं, हमें ये आइडेंटिफाई करना होगा कि वो किसकी सुनते हैं, वो किस मीडियम को इस्तेमाल करके उससे इन्फ्लुएंस होते हैं। किसी वक्त में एक रोल जो था, एक मेंबर का रोल जो था, जो मसाजिद का रोल था, कि अगर मैं मेजॉरिटी में देखती हूँ कि लोग अगर आम हालात में नमाज ना भी पढ़े हों तो जुमे के खुतबे के लिए ज़रूर जाते हैं, जुमे के नमाज के लिए ज़रूर जाते हैं। तो जहाँ ये लोगों को इंफॉर्मेशन दी जाए कि जी अगर आपके साथ ज़्यादती हुई है तो ज़्यादती का बदला ज़्यादती है, वहाँ ये भी एजुकेट लोगों को करना चाहिए कि माफ़ करने का बड़ा दर्जा है। तो इस तरह के कॉन्सेप्ट को लोगों को एक पेशेंस का जो सबक है या लोगों में बर्दाश्त का जो एलिमेंट है उसको प्रमोट करने के लिए
तो मैं समझती हूँ कि एक मेंबर जो है वो बहुत पॉजिटिव रोल प्ले कर सकता है। सेकेंडली, आजकल एक बहुत बड़ा रोल जो है वो सोशल मीडिया का है। लोग सोशल मीडिया हर एक के हाथ में है 24 घंटे, और वो उसके वजह से इन्फ्लुएंस हो रहा है, उसको वो चीज़ें अफेक्ट कर रही हैं। तो बाय यूजिंग सोशल मीडिया इन ए पॉजिटिव कॉन्टेक्स्ट हम ये लोगों में आगाही पैदा कर सकते हैं अबाउट पेशेंस, सब्र, बर्दाश्त, और हम चीज़ों को किस तरह से पॉजिटिव इमोशंस को लेके आगे उन पे रिएक्ट कर सकते हैं। मेरा ख्याल है ये 2 ऐसी मेजर चीज़ें हैं जिन पे, और इसके अलावा बेशुमार ऐसी चीज़ें हैं जिसमें हम इंडिविजुअल लेवल पे, कलेक्टिव लेवल पे बात कर सकते हैं। कि जब हम इंडिविजुअल लेवल पे बात करेंगे तो डेफिनेटली उसमें पेरेंटिंग, स्कूल, पीयर ग्रुप, आपकी ट्रेनिंग्स, वर्कशॉप्स आती हैं। लेकिन जब हम सोसाइटी की बात करेंगे तो उसमें यकीनन हम ये बात करेंगे कि जहाँ पे हुकूमत एक हद तक अपना रोल प्ले कर सकती है, ना जहाँ पे नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जिसको हम NGOs कहते हैं उनका बड़ा पॉजिटिव रोल है। तो ये सब चीज़ें कोलैबोरेटिव वे में इन सब चीज़ों को पॉजिटिवली देख सकती हैं। बहुत शुक्रिया। हमारे नफ्सियात डॉक्टर उज़्मा की आपने गुफ्तगू सुनी। मुद्दई अगर जब ये मामला शुरू हुआ था तभी पुलिस से रब्ता कर लेते थे, या अपने जो मोहल्लेदार और अपने पंचायती सिस्टम था उसको फाल कर लेते, तो शायद आज रियाज अपने बच्चों के साथ जिंदा होता। लेकिन काबिल ज़िक्र अमर ये है कि आधा मरला दुकान के लिए 5 बच्चों के बाप को बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया, और पुलिस की तरफ से उससे भी ज़्यादा बुरा सलूक जो है वो मुद्दइयों के साथ किया जा रहा है कि ना तो उनके बाप के कातिलों को पकड़ने की कोशिशें की जा रही हैं, और ना ही उनको इंसाफ दिलाने के लिए जो यकीन दहानी है वो कराई जा रही है, जिसकी वजह से उनका गम और गुस्सा जो है वो हर गुजरते रोज़ के साथ बढ़ता जा रहा है। आज के प्रोग्राम से टीम जुर्म अंजाम और अपने मेज़बान उमर जावेद को इजाज़त दीजिए। अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी। अल्लाह ने